अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की खौफनाक कहानी का। जुल्फकार बताते हैं कि एक दफ़ा नाना जी ने हमें बताया, शाह साहब के पास इस्लामाबाद से आगे एक सैदपुर गांव था। वहां से कुछ लोग आए। वो लोग जो थे खासे परेशान हाल थे। शाह साहब से मिलने पर उन लोगों ने बताया, हम लोग सैदपुर गांव से आए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हाल भी है। हम लोगों का गांव यूं तो बहुत ज्यादा सरसब्ज और खुशहाल गांव है, लेकिन हम लोगों के गांव में एक ऐसी जगह है जो हम लोगों के गांव का एक वीरान कुआं है। वो कुआं पिछले 20 बरस से खुश्क पड़ा है। उस कुएं में पानी नहीं है। वो कुआं गांव के कच्चे रास्ते के किनारे बरगद के एक पुराने पेड़ के नीचे है। उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता, लेकिन अगर कोई भी उस कुएं के पास से शाम के बाद गुजरता है तो उसे वहां पर किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि कुएं के करीब कोई औरत है जिसके कभी बोलने की, कभी हंसने की तो कभी रोने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो गांव वालों ने यही समझा कि बरगद का पुराना पेड़ है। कदीम पेड़ के ऊपर जिन्नात का बसेरा हो जाता है। कुआं भी वीरान है और कुएं को भी जिस तरह से जिन्नात की इमाजगाह कहते हैं, तो शायद इसलिए जिन्नात अपना आप जाहिर करते होंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो जिन्नात नहीं बल्कि एक ऐसी भयानक मखलूक है जिसका खौफ अब हम लोगों को गांव में सोने नहीं देता। हम लोगों के गांव का एक आदमी कोचवान बरकत चाचा, जो कि मशहूर तरीन गांव का कोचवान है, इसके तांगे पर सवार सभी लोग दूसरे गांव में जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरे गांव से भी लोग अक्सर उसे बुला लेते हैं। एक रात जब वो गांव वापस लौट रहा था तो उसी कुएं वाले रास्ते पर था। बरकत चाचा का ये कहना है कि मैं अभी कुएं से खासा पीछे था तो मुझे ऐसी आवाजें आई कि जिस तरह से कोई औरत मुझे पुकार रही है। मैंने तांगा रोका, पलटकर पीछे देखा, सड़क खाली थी। फिर तांगा चलाने लगा तो जो वीरान कुआं है, जहां पर एक धुंधली सी पुरानी लालटेन भी लगी हुई है, पुराने दौर की लालटेन। कोई नहीं जानता कि कौन आकर उस लालटेन को रोशन कर जाता है। गांव का हर इंसान इस बात से बेखबर है। ना ही उसे कोई जलाते देखता है और ना ही गांव से स्पेशल जाकर उसको कोई जला कर आता है। लेकिन हर शाम अंधेरा होने के बाद वो धुंधली सी लालटेन भी जल उठती है। बरकत चाचा अपना टांगा लिए जब उस कच्चे रास्ते पर आ रहा था, बहुत वीरान रात थी। चांद की चांदनी भी डूब चुकी थी। अमावस की काली रात थी। पूरी फिजा में झींगरों की आवाजें थीं जो रात के सन्नाटे को और भी पुरसरार बना रही थी, या फिर बरकत चाचा के घोड़े के टापों की आवाज जो टांगे को लिए उस कुएं के करीब आ रहा था। तभी बरकत चाचा की नजर पड़ी तो वो क्या देखते हैं, एक दुबली पतली सी लंबी सी औरत कुएं के पास से नमूदार हुई। उस धुंधली सी रोशनी के आगे एक वजूद झिलमिलाने लगा। जब उन्होंने गौर करके देखा तो वो एक औरत थी जो सूखे पुराने कुएं के पास एक घड़ा लिए खड़ी थी, मानो जिस तरह से उस खुश्क कुएं से पानी भरने आई हो। शायद बरकत चाचा को लगा कि कोई दूर दराज गांव की है, जानती नहीं है कि ये कुआं तो खुश्क है और यहाँ पर खड़ी है। औरत तांगे के इंतजार में जैसे खड़ी हो गई। बरकत चाचा जो ही उसके करीब से गुजरे, उसने आवाज दी, बरकत चाचा, ओ बरकत चाचा, मुझे भी लेते जाओ, बड़ी देर से खड़ी हूँ। बरकत चाचा की तो सांसें तेज हो गईं। ये मेरा नाम कैसे जानती है? इस गांव की तो नहीं लगती। बरकत चाचा ने पूछा, कौन हो तुम बेटी, कहाँ जाना है? बरकत चाचा, बहुत दूर से आई हूँ, पानी भरने आई थी। हमारे कुएं में पानी नहीं है, मैंने सोचा इस गांव से भर लेती हूँ, मगर अब ये कुआं भी खाली मिला, मुझे वापस जाना है, मेरी मदद करो और मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों में एक ऐसी वीरानी थी, उसके चेहरे पर एक ऐसा पुरसरारपन था
बरकत चाचा चाहकर भी रोक नहीं सके, वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर सके, जबकि वो दिन के थके हारे अपने घर वापस जा रहे थे। बरकत चाचा ने उसे कहा कि ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ आता हूँ। बरकत चाचा ने उसे तांगे पर बिठाया, वो तांगे पर बैठ गई। तांगा बहुत वजनी हो गया, ऐसे लगा जिस तरह से वो 3-4 भारी भरकम औरतें तांगे पर सवार हो चुकी हैं। इतनी दुबली पतली लड़की का इतना ज्यादा वजन, बरकत चाचा भी हैरान हो गए। बड़ी मुश्किल से उस कच्चे रास्ते को बरकत चाचा ने बड़े तरीके से अपने तांगे को मोड़ा वापस जाने के लिए, क्योंकि वो दूसरे गांव से थी। जो ही बरकत चाचा उसको लेकर आ रहे थे तो वो पूछने लगे, पहले तो बेटा तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। जिस पर उसने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा, मैं सिर्फ अमावस की रातों में आती हूँ, वैसे नहीं। ये कहना इतना पुरस्कार था कि बरकत चाचा ने एकदम पलट कर देखा, उसका चेहरा अंधेरे में बिल्कुल गायब हो चुका था। कुएं की मध्यम और धुंधली सी रोशनी बहुत पीछे छूट गई थी। बरकत चाचा के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। तभी फिजा में उल्लू के बोलने की आवाज़ें गूंजने लगी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें। ऐसा लग रहा था गांव के सभी कुत्ते बरकत चाचा को रोक रहे हैं कि इसको तांगे से उतार दो, आगे लेकर मत जाओ। तभी रास्ता शुरू हुआ, गांव के वीरान और सुनसान कब्रिस्तान वाला। बरकत चाचा रात के टाइम कब्रिस्तान के पास से बहुत कम गुजरते थे, लेकिन उस लड़की ने ये कहा, चाचा कब्रिस्तान वाली साइड से जाना है, उस तरफ मेरा घर करीब है। अगर आप मुझे मेन सड़क पर उतारेंगे तो इतनी रात को मैं अकेली घर नहीं पहुंच सकूंगी। रास्ते में बहुत भयानक कुत्ते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। बरकत चाचा को मजबूरी कब्रिस्तान वाले रास्ते पर जाना पड़ा। अभी कब्रिस्तान वाला रास्ता खत्म नहीं हुआ था, एकदम से तांगा हल्का फुल्का हो गया। बरकत चाचा ने कहा, ये क्या, तांगा कैसे इतना हल्का हो गया? घोड़ा भी तेज भागने लगा। जैसे ही बरकत चाचा ने पलट कर देखा, तांगे पर सवार वो घड़े वाली लड़की गायब हो चुकी थी। वो कहाँ गई कोई नहीं जानता। बरकत चाचा ने तांगा रोका और चारों ओर देखने लगे। दूर दूर तक सवाई कब्रों के कुछ भी नहीं था, उसका नामो निशान कहीं भी नहीं था। तभी बरकत चाचा ने उल्लू के बोलने की आवाज़ सुनी। उल्लू बहुत भयानक आवाज़ों में बोल रहा था। बरकत चाचा बहुत डर गए और तेजी से अपना तांगा लिए उस गांव की मेन सड़क से होते अपने गांव वापस पहुंचे। रात भर खौफ में मुब्तला रहे। सुबह जागे तो बहुत शदीद बुखार था। बुखार इतना तेज था कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। घर वाले अलग परेशान कि आप तो ठीक ठाक गए थे, बुखार कैसे हो गया? बरकत चाचा ने रात वाला सारा किस्सा बताया। घर वाले बहुत डर गए। अब वो हकीम साहब के पास दवाई लेने गए। हकीम साहब के पास गांव के बहुत से लोग बैठे थे। बरकत चाचा ने वो बात सारे लोगों को बताई कि रात को वीरान कुएं के पास से मैंने एक भयानक लड़की को देखा। वो दुबली पतली सी थी, मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते पर ले गई। बोल रही थी दूसरे गांव से आई हूँ। जानते हो, कब्रिस्तान के पास ही वो गायब हो गई, चलते हुए तांगे से गायब हो गई। ना उतरी ना आवाज आई, वो गायब हो गई। ये बात सुनकर सब डर गए कि बरकत चाचा क्या कह रहे हैं। वहीं पर गांव का एक नौजवान लड़का उमर भी बैठा था, जो इन भूत प्रेत और जिन्नात की बातों को महज किस्से कहानियां, वहम और मजाक समझता था। कहका लगाकर हंसने लगा। छोड़ो चचा, आप बूढ़े हो चुके हो, इसीलिए आपको वहम होते हैं। भला ऐसे कैसे कोई मखलूक जाहिर हो सकती है? ऐसे कैसे कोई चुड़ैल आपके तांगे पर सवार हो सकती है? आपको वहम हुआ है। ये गांव वालों ने मनगढ़ंत कहानियां उस बरगद के पेड़ की और उस पुराने कुएं की घड़ी हुई हैं, जिनको सुनकर हर रात को गुजरने वाला आदमी यही कहानी बयान करता है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बरकत चाचा ने एक नजर उमर की तरफ देखा और कहने लगे, उमर, ये मजाक नहीं है, गलती मत करना रात को वहां जाने की, वरना शायद तुम्हें भी वो नजर आ जाए। जिस पर वो कहने लगा, फिर तो मैं उससे जरूर मिलने जाऊंगा। सबको यही लगा कि ये महज मजाक कर रहा है। भला इतना बेवकूफ कौन होगा जो ऐसी बातें सुन के भी ऐसी जगह पर जा निकले। उमर कब टलने वाला था, वो तो इन बातों को मजाक समझता था। तभी अगली रात वही सन्नाटा, वही वीरान गांव, सुनसान गलियां कई घर में मौजूद था। घरों के दरवाजे बंद थे, हर घर पर कुंडी लगी हुई थी। सबके दिलों में
کنویں والی مخلوق کا خوف آ گیا کہ وہ پرسرار عورت کون ہے، لیکن عمر جھوٹ بول کر اپنے گھر سے نکلا۔ اپنے امی ابو سے یہ کہنے لگا، میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، آج میرے کچھ دوست آئیں گے۔ جس پر اس کے امی ابو نے کہا، یہ کون سا ٹائم ہے ڈیرے پر جانے والا، اگر جانا ہی تھا تو شام کو چلے جاتے۔ جس پر عمر کہنے لگا، نہیں نہیں، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ وہ گھر سے ڈیرے کا بتا کر سیدھا کنویں کی طرف جا نکلا۔ گاؤں کے کچے مکانوں کو پیچھے چھوڑتا اس کچے راستے پر چلتا عمر جو ہی کنویں والے راستے پر آیا، دور سے ہی کنویں کی مدھم سی لالٹین چل رہی تھی، دھندلی پرانی لالٹین، اور درخت اتنا ویران لگ رہا تھا جس طرح سے صدیوں سے اپنے ویران ہونے کا ثبوت دے رہا ہو۔ جو ہی عمر کنویں کے پاس آیا، اس کے کانوں سے چھن چھن کی آواز ٹکرائی۔ ایسا لگا کوئی پاؤں میں پائل پہنے لڑکی اندھیرے کی طرف سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ عمر پیچھے ہٹا اور چھپ کر ایک سائڈ کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس نے دیکھا وہی دبلی پتلی لمبی سی لڑکی کنویں کے پاس نمودار ہوئی، جو برکت کے پیڑ کی طرف سے آئی اور آ کر اس خالی کنویں میں بالٹی کو پھینکنے لگی اور کنویں سے پانی نکالنے لگی۔ کنواں تو خشک تھا، پانی کہاں سے آیا؟ تبھی اس نے پانی نکالتے نکالتے ایک نظر عمر کی طرف دیکھا اور کہکا لگا کر ہنسنے لگی، مجھ سے ملنے آئے ہو تو چھپ کر کیوں کھڑے ہو، باہر آؤ نا۔ عمر نے ابھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنے چہرے کے اوپر آدھا آدھا دوپٹہ کیا ہوا تھا۔ عمر حیران ہو گیا، اسے کیسے پتا؟ پھر اس نے کہا، شاید اس نے مجھے دور سے آتے دیکھ لیا ہوگا۔ جو ہی عمر سامنے ظاہر ہوا، اس کو کہنے لگا، کون ہو تم اور رات کو ہمارے گاؤں میں کیا کرنے آتی ہو؟ تبھی اس نے ایک خوفناک کہکا لگایا اور کہنے لگی، ہر رات نہیں، میں صرف اماوس کی راتوں میں آتی ہوں، صرف اماوس کی راتوں میں۔ تبھی اس نے عمر کی طرف دیکھا۔ جو ہی عمر نے اس کا چہرہ اس پرانی لالٹین میں دیکھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بھیانک چہرہ، کالا سیاہ جلا ہوا چہرہ، جس کے اوپر دو سفید آنکھیں تھیں جن میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ باقی چہرہ بالکل کالا سیاہ، نہ ہونٹ کا پتہ نہ ناک کا۔ اس کی چیخ نکلی، وہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگا، ایک بھیانک کہکا فضا میں گونجا۔ عمر وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح تک جب عمر گھر نہیں آیا، اس کے والدین پریشان حال باہر نکلے، گاؤں میں بات پھیل گئی، عمر غائب ہو گیا۔ تبھی برکت چاچا نے کہا، کنویں کی طرف جاؤ۔ وہ کنویں کی طرف جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ عمر کی تلاش میں جب کنویں کے پاس گئے، وہ وہاں پر کنویں سے تھوڑا دور بے ہوش پڑا تھا۔ شور برپا ہو گیا، عمر بے ہوش پڑا ہے۔ اس کو اٹھا کر جو ہی حکیم صاحب کے پاس لایا گیا، وہ ابھی بھی بے ہوش تھا۔ حکیم صاحب نے اس کی نبض دیکھی، اس کی آنکھیں دیکھی تو کہنے لگے، خوف کے مارے بے ہوش ہوا ہے، اس نے کل رات کچھ بہت بھیانک دیکھا ہے، اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ جو ہی عمر کو ہوش آیا، وہ چلانے لگا اور کہنے لگا، مجھے بچا لو، وہ کنویں والی چڑیل مجھے جان سے مار دے گی، وہ اماوس کی راتوں میں وہاں پر آتی ہے، وہ مجھے مار دے گی۔ سب ڈر گئے اور سب نے کہا کہ برکت چاچا کی بات سچ تھی۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا۔ شام ہوتے ہی پورا گاؤں ویرانے میں ڈوب جاتا، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلتا۔ ان لوگوں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ ہمیں گاؤں والوں نے ہی مشورہ دیا ہے کہ شاہ صاحب کے پاس جانا چاہیے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہماری مدد کریں۔ ہمارے گاؤں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا روزگار شہر سے جڑا ہے، جن کو کبھی کبھار دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن اب لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف بیٹھ گیا ہے اس کنویں والی چڑیل کو لے کر کہ اگر ہم لوگ اندھیرے میں واپس آئیں تو کہیں وہ ہمیں ڈرا نہ دے، کہیں وہ ہمارے پیچھے نہ لگ جائے، کیونکہ گاؤں کے ایک دو لوگ جو رات کے وقت اپنے کھیتوں میں پانی لگانے جا رہے تھے، انہیں چیخو پکار سنائی دیے۔ انہیں ایسا لگا کہ کوئی عورت کنویں کی طرف سے انہیں پکارتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے ڈیرے اور زمینیں کنویں کے ویرانوں کی طرف بھی ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی اور وہ کہنے لگے، وہ ایک پچھل پیری چڑیل ہے جو چاند کی ان تاریخوں میں آتی ہے جب چاند پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے، اندھیری راتیں ہوتی ہیں، جب چاند کی روشنی آسمان پر نہیں ہوتی۔ اس کو
वहां पर जाकर पढ़ाई के जरिए ही कैद करना होगा, और अगर अमावस की रातें खत्म हो गईं तो अगली अमावस का इंतजार करना होगा। गांव वालों ने मिन्नत समाजत की, आप हमारे साथ आज ही चलें, हमारी मदद करें। अमावस की रातें खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जरूर चलूंगा। नाना जी, शाह साहब और कुछ लोग उन सबके साथ रवाना हुए उस गांव के लिए, सैदपुर गांव के लिए। सैदपुर गांव में जब वो लोग पहुंचे, कोई शक नहीं, गांव बहुत खूबसूरत था। सरसब्ज खूबसूरत मकान, लहलहाते खेत, लेकिन हर चीज खौफ में डूबी हुई। जो ही मगरिब हुई, शाह साहब कुएं की तरफ रवाना हो गए, गांव के कुछ नामवर लोगों को लेकर। बाकी सबको घरों में ही रहने के लिए कहा गया। उमर को भी साथ लिया गया। शाह साहब ने उमर को और गांव के दीगर लोगों को हिसार में बिठा दिया। नाना जी और खादमीन भी हिसार में थे। शाह साहब तस्बीह लिए कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। शाह साहब ने उस पुराने कुएं के पास खड़े होकर पढ़ाई की, 4 चक्कर लगाए और कुएं के अंदर फूंक मार दी। जो ही फूंक मारकर पीछे हटे तो कुएं से एक भयानक चीख गूंजी, एक औरत की भयानक चीख। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की, फिर 4 चक्कर लगाए और एक और फूंक मारी, एक और चीख गूंजी। तीसरी बार ऐसा करने पर तीसरी चीख गूंजी तो शाह साहब ने कुएं के ऊपर हिसार बांध दिया। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद शाह साहब ने सभी लोगों को कहा कि 7 दफा बिस्मिल्लाह पढ़कर हिसार से बाहर निकलो और गांव की तरफ चल निकलो, कोई पलटकर नहीं देखेगा। जैसे ही गांव के सब लोग, नाना जी, खादमीन और शाह साहब सबसे पीछे थे, गांव की तरफ बढ़ रहे थे, कुएं के पास से फिर से चीखें गूंजने लगी और तीसरी चीख पर सन्नाटा छा गया। शाह साहब ने गांव वापस लौटकर गांव वालों को बताया कि मैंने उस मखलूक को कुएं में ही कैद कर दिया है। आज रात उसने फिर निकलना था और अमावस की इन रातों में किसी न किसी को शिकार बनाती या फिर किसी न किसी पर उसका आसेब हो जाता। ये वो मखलूक है जो जान लेती है, ये वो मखलूक है जो जान से मार देती है। एक पिछल पैरी चुड़ैल जो अमावस की रातों में निकलती है इंसानों को अपना निशाना बनाने के लिए। फिर शाह साहब ने कहा कि तकरीबन 11 दिन तक कोई भी कुएं वाले रास्ते पर नहीं जाएगा। शाम के बाद कोशिश करो कि दिन के टाइम भी उस तरफ ना जाओ। 11 दिन के बाद मुकम्मल तौर पर वो जगह क्लियर हो जाएगी। 11 दिन तक वो लोग उस रास्ते पर नहीं गुजरे, लेकिन 11 रातें गांव में बहुत से वाकयात हुए। रात भर गांव की गलियों में कुत्ते भौंकते, रोते और डरावनी आवाजें निकालते। बहुत से घरों के ऊपर से उल्लुओं के बोलने की आवाजें भी आती। वो 11 दिन बहुत मुश्किल थे। फिर 11 दिन गुजरने के बाद गांव वाले दोबारा शाह साहब के पास आए और आकर ये कहने लगे कि हम लोग 11 दिन उस कुएं वाले रास्ते पर नहीं गए, अब हमारे लिए क्या हुक्म है। शाह साहब ने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद कहा कि अब वो मखलूक जा चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। इस तरह से शाह साहब ने सैदपुर के उन लोगों की मदद की जो उस चुड़ैल से खौफजदा थे, जो अमावस की रातों में आती थी। ये कहानी नाना जी ने हमें बताई, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे ये थी नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें और अपना फीडबैक मुझे जरूर दिया करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैनल पर आते हैं, चैनल को विजिट करते हैं, स्टोरीज को सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है, तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।